नमस्कार साथियों, पटेल्स टुडे क्विज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इससे लास्ट हमने प्राइज क्विज डाली थी और आज ये प्राइज क्विज का सेकंड डे है। दोस्तों, कल वाली जो क्विज है उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का जो राजनीतिक मानचित्र है उसका पुनर्निर्धारण करने की शक्ति किसके पास है। तो दोस्तों, उसका राइट आंसर था संसद, क्योंकि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 यही बात करता है कि नए राज्यों की प्रवेश स्थापना, इसके अलावा नए राज्यों की नाम, सीमा, क्षेत्रफल में जो परिवर्तन करने की शक्ति है वो संसद के पास है और संसद ये कार्य साधारण बहुमत से करती है, जो कि अनुच्छेद 368 की श्रेणी के अंतर्गत शामिल नहीं होता है। दोस्तों, आज की क्विज का ये क्वेश्चन है और ये जो क्विज का आज का जो क्वेश्चन है इसको आसानी से आप जीत सकते हैं, आसानी से इस क्विज के आप विजेता बन सकते हैं और महज आपको 15 से 20 शब्दों के अंदर इसका लिखित आंसर देना है। यानी आपको केवल ऑप्शन नहीं देना है, लिखित में आपको 15 से 20 शब्दों में आंसर देना है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अवश्य ही इस क्विज को जीतने का प्रयास करेंगे और इसी के साथ मैं आपको प्राइज जीतने के लिए इसका हार्दिक बधाई देता हूं। और आज का जो सेशन है अपना, जो पॉलिटी के क्वेश्चंस का सेशन चल रहा है, उसमें अपन शुरुआत करते हैं संसद की विशेष प्रक्रिया। तो दोस्तों, यहाँ पे संसद की जो विशेष प्रक्रिया है उसके तहत पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि संसद के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय कार्यवाही से संबंधित प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन करती है। तो दोस्तों, यहाँ पे आर्टिकल 119 अनुच्छेद 119 के तहत संसद वित्तीय कार्यवाही से संबंधित नियमावली है उसको तैयार करती है, जबकि विधायी कार्यवाही से संबंधित नियमावली का उल्लेख आर्टिकल 118 में है। दोस्तों, आर्टिकल 117 में वित्त विधेयक के उल्लेख है, वित्त विधेयक फर्स्ट और सेकंड, जिसको हमने संसद की विधायी प्रक्रिया के तहत पढ़ा था। आर्टिकल 121 में विधायिका को न्यायपालिका के द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय या उसके आदेश या न्यायाधीश की आलोचना करने की शक्ति नहीं है। यानी कि न्यायपालिका की कार्यवाही में विधायिका किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, जो कि एक प्रकार से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा गया है कि संसद में हिंदी के साथ अंग्रेजी भाषा की निरंतरता की अनुमति कौन सा अधिनियम देता है। प्रारंभ में हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसी आशंका व्यक्त की थी कि आगामी कुछ वर्षों में, अधिकतम 15 वर्ष के अंदर अंदर अंग्रेजी भाषा का प्रभाव स्वतः ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन तत्कालीन सरकार ने आभास किया कि संसदीय कार्यवाही में अंग्रेजी भाषा का होना अनिवार्य है, इसलिए तत्कालीन सरकार ने 1963 में अंग्रेजी भाषा की निरंतरता की अनुमति प्रदान कर दी और ये अधिनियम कौन सा था, राजभाषा अधिनियम 1963। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में न्यायपालिका को किस अनुच्छेद के तहत विधायिका की कार्यवाही में हस्तक्षेप करने को प्रतिबंधित किया गया है। दोस्तों, विधायिका को न्यायपालिका की कार्यवाही के लिए प्रतिबंधित किया गया था 121 में, और यहाँ पे न्यायपालिका को विधायिका की कार्यवाही में हस्तक्षेप करने के लिए प्रतिबंधित 122 में किया गया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अपन केंद्र सरकार पढ़ते हैं तो पहले के जैसे कार्यपालिका, फिर विधायिका, फिर न्यायपालिका। तो पहले विधायिका को प्रतिबंधित किया गया है 121 में और फिर न्यायपालिका को प्रतिबंधित किया गया है 122 में। इस प्रकार से आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। दोस्तों, आर्टिकल 120 में आप जानते हैं कि संसद के जो सदन है उसमें प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है। तो सामान्यतः सदन में जो कार्यवाही होती है हिंदी अंग्रेजी भाषा में होती है, लेकिन सदन का अध्यक्ष या सभापति चाहे तो अपने सदन के सदस्य को अपनी मातृ या क्षेत्रीय भाषा में बोलने की अनुमति भी प्रदान कर सकता है। आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। राष्ट्रपति द्वारा विश्रांति काल या सत्रावसान की स्थिति में अनुच्छेद 123 के तहत जारी अध्यादेश की शक्ति के संदर्भ में असंगत कथन कौन सा है। दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन अपने आप में ही एक 2-3 क्वेश्चनों को उद्भव करता है, जैसे राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, तब आपका आंसर आएगा आर्टिकल 123 के तहत। राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति रखता है, विश्रांति काल या सत्रावसान की स्थिति में। सत्रावसान से यहाँ पे आशय कि जब संसद का कोई एक सदन या दोनों सदन सत्र में नहीं होते हैं, तो उस स्थिति में यदि कानून निर्माण करने की आवश्यकता पड़ जाती है तो राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश के माध्यम से कानून का निर्माण कर सकता है, जिसका प्रभाव सेम वैसा ही होता है जैसा कि विधेयक के द्वारा अधिनियम बनता है। दोस्तों, संवैधानिक विकास में भी हमने बात पढ़ी थी कि प्रारंभ में यानी ब्रिटिश भारत में ही वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई थी, और वो कब दी गई थी, 1861 के भारत शासन अधिनियम के तहत दी गई थी, जिसकी अधिकतम वैधता 6 माह रखी गई थी।
लेकिन वर्तमान में जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके कानून का निर्माण करता है उसकी अधिकतम वैधता 6 सप्ताह 42 दिन है। जैसे सदन पुनः सत्र में आता है और सत्र में आने के बाद 42 दिन के अंदर अंदर अगर सदन उसको अनुमति दे देता है तो वो अध्यादेश के माध्यम से जो कानून बनाया गया था वो जीवंत रहेगा, स्थायी रहेगा। दोस्तों इसके ऑप्शंस हैं, अध्यादेश के लिए सरकार को स्पष्टीकरण देना आवश्यक नहीं है, तो यही आपका असंगत है दोस्तों, क्योंकि अध्यादेश जारी करने के लिए सरकार को स्पष्टीकरण देना अत्यंत आवश्यक है, तो ये आपका राइट आंसर है। संसद विरोधी कानून से अध्यादेश के द्वारा जो कानून बनाया गया था उसको रद्द कर सकती है, ये बिल्कुल सही कथन है। संविधान संशोधन विधेयक के लिए अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है राष्ट्रपति, ये बिल्कुल सही है। डीसी वाद व एक वाद आया था, उच्चतम न्यायालय ने उस पर निर्णय दिया कि एक समान भाषा के अध्यादेश को बार बार जारी नहीं किया जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे एक समान भाषा से आशय है कि जब कोई राष्ट्रपति एक भाषा बना करके अध्यादेश के माध्यम से कानून का निर्माण करने का प्रयास करता है, लेकिन स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो अध्यादेश अस्वीकृत हो जाता है संसद के द्वारा, तो उसी भाषा में वापस वो अध्यादेश को पारित नहीं करवा सकता है, उसको कुछ ना कुछ उसमें फेरबदल करना पड़ता है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5, संसद के किन्हीं दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? तो दोस्तों आप जानते हैं कि संसद में सामान्यतः 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। बजट सत्र सबसे लंबा और महत्वपूर्ण होता है जो फरवरी से मई तक चलता है। मानसून या ग्रीष्मकालीन सत्र जो होता है वो जुलाई से सितंबर तक चलता है। इसी प्रकार शीतकालीन सत्र सबसे छोटा होता है, नवंबर दिसंबर में चलता है। दोस्तों यहाँ पे ये पूछा है कि 2 सत्रों में अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है, तो इसका राइट आंसर है 6 माह। लेकिन क्वेश्चन की भाषा बदली जा सकती है। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि संसद के किसी भी सदन में एक वर्ष में न्यूनतम कितने सत्र जारी करने की बाध्यता है? तो यहाँ पे कम से कम, यानी कि कम से कम उसको दो जो सत्र है वो तो बुलाने पड़ेंगे, क्योंकि दो सत्रों में अधिकतम अंतराल कितना हो जाता है? 6 माह का हो जाता है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्प सूचना वाले प्रश्न को अधिकतम कितने दिन पूर्व नोटिस देकर पूछा जाता है? दोस्तों कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है वो प्रश्नकाल के दौरान ही पूछा जा सकता है, और आप जानते हैं कि प्रश्नकाल लोकसभा में भी होता है, राज्यसभा में भी होता है, लेकिन उनका समय अलग अलग है। लोकसभा में जो कार्यवाही होती है वो प्रश्नकाल के साथ ही प्रारंभ हो जाती है, 11 से 12 उसका समय है। इसी प्रकार राज्यसभा में जो प्रश्नकाल का समय है वो 12 से 1 का है। पहले राज्यसभा में भी प्रश्नकाल का समय 11 से 12 ही था, लेकिन 24 नवंबर 2014 से राज्यसभा में प्रश्नकाल का समय 12 हटा करके 12 से 1 कर दिया। हालांकि 2011 में एक बार इसको 2 से 3 भी कर दिया गया था। और सामान्यतः 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं, सामान्यतः 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसमें तारांकित, अतारांकित, अल्प सूचना वाले प्रश्न और व्यक्तिगत सदस्य प्रश्न। दोस्तों यहाँ पे व्यक्तिगत सदस्य प्रश्न है, ये जरूरी नहीं है कि आप मंत्री से ही पूछें, आप किसी भी सामान्य सदस्य से भी आप इस प्रकार का प्रश्न पूछ सकते हैं, और बिना किसी पूर्व सूचना के इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है जिसका जवाब मौखिक ही होता है। तारांकित प्रश्न की यहाँ पे मुख्य विशेषता है कि तारांकित जो प्रश्न होता है उसका जवाब मौखिक होता है और आप उसका पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे जो अतारांकित प्रश्न होता है वो लिखित होता है, और उसमें क्वेश्चन पूछने की अधिक संभावना होती है। जैसे एक दिन में कम से कम 230 प्रश्न तो सामान्य स्थिति में पूछे जा सकते हैं, और किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो वहां से भी 25 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यानी कि अधिकतम 255 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। देखो तारांकित और अतारांकित क्वेश्चन है, उसको पूछने के लिए जो पूर्व सूचना देनी पड़ती है लोकसभा सचिवालय को या राज्यसभा सचिवालय को, वो अधिकतम 21 दिन और न्यूनतम 10 दिन। लेकिन यहाँ पे अल्प सूचना वाले प्रश्न है, इसके लिए अधिकतम अवधि 10 दिन है, न्यूनतम 1 दिन भी हो सकती है। तो यहाँ पे अधिकतम अवधि पूछी है तो 10 दिन। इससे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल की देन भारत का नवाचार है। तो दोस्तों प्रारंभ में शून्यकाल नहीं था और भारत की देन है शून्यकाल, और ये 1962 में अस्तित्व में आया था। इसके बाद में शून्यकाल से संबंधित जो महत्वपूर्ण नियमावली बनाई थी वो किस लोकसभा के अध्यक्ष ने बनाई थी? रवि राय ने बनाई थी, और रवि राय 9वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे 1989 से लेकर के और 1991 तक। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शून्यकाल की देन तो भारत का नवाचार है जो 1962 से अस्तित्व में आया, और उसके बाद उसके ऊपर जो नियमावली बनाई थी वो रवि राय के द्वारा बनाई गई थी। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि शून्यकाल जो होता है वो जरूरी नहीं है, क्योंकि लोकसभा की नियमावली में इसका उल्लेख है, लेकिन ये बाध्य नहीं है सदन का अध्यक्ष या सभापति की शून्यकाल उसको जारी किया जाए। शून्यकाल नहीं भी रख सकता है, ये उसकी विवेक के ऊपर निर्भर करता है।
और शून्यकाल में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे शून्यकाल का जो समय होता है प्रश्नकाल के ठीक बाद होता है लोकसभा में 12 से 1, और वहाँ पे अधिकतम 20 प्रश्न पूछे जाने की इजाज़त मिलती है। इसी प्रकार राज्यसभा में प्रश्नकाल शून्यकाल का समय कम होता है, वहाँ पे केवल 7 प्रश्न पूछने की इजाज़त मिलती है, और इसके दौरान पूछे गए प्रश्नों का जवाब भी क्या होता है, मौखिक होता है। दोस्तों 1954 में ध्यान आकर्षण जो प्रस्ताव है वो भारतीय संसद में अस्तित्व में आया था। 1965 में पहली बार विपक्ष का जो नेता बनाया गया था लोकसभा और राज्यसभा में, लेकिन मान्यता जो मिली थी विपक्ष के नेता को वो 1977 में प्राप्त हुई थी। इससे नेक्स्ट है राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग से संबंधित प्रस्ताव। दोस्तों राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है जिसको महाभियोग कहते हैं, और इससे संबंधित प्रस्ताव जैसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया, ये जो बड़े जो प्रस्ताव हैं इनके लिए एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव लाया जाता है, उसके माध्यम से इसको हटाया जाता है। निंदा प्रस्ताव को हम बिल्कुल अविश्वास प्रस्ताव के तुलनात्मक रूप में पढ़ते हैं, ये जस्ट इसके विपरीत होता है। तो दोस्तों इसमें आपको असंगत कथन छाड़ना है कि निंदा प्रस्ताव के संदर्भ में असंगत कथन कौन सा है। तो देखो लोकसभा में से स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए लोकसभा में इसको स्वीकार करने का कारण बताना कोई अनिवार्य नहीं होता है। तो यह सिर्फ मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है, ये आपका असंगत है। देखो जो अविश्वास प्रस्ताव होता है वो केवल मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही लाया जा सकता है, लेकिन निंदा प्रस्ताव किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी लाया जा सकता है। तो ये यहाँ पे असंगत है। तो आपका राइट जो क्वेश्चन है, राइट जो आंसर है वो बी है। मंत्रिपरिषद की कुछ नीतियां उनके कार्य के खिलाफ निंदा करने के लिए लाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। यदि यह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो त्यागपत्र देना क्या है, आवश्यक है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आइवर जेनिंग्स ने किसको वैकल्पिक प्रधानमंत्री कहा था। तो ये विपक्ष के नेता को कहा था। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आपका, धन्यवाद।